मुंबई के एक फ्लैट में रहने वाली रिन्नी की शादी हो जाती है दिल्ली के बंगले वाले लड़के रोहन से। इतना बड़ा घर तो रिन्नी ने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, रहा तो कभी नहीं। अब जिंदगी कैसे फ्लैट से बंगले की होती है, आइए देखते हैं। अरे रिन्नी बहू, तूने ये कमरे में ही कपड़े क्यों सुखा लिए? ऊपर छत है, बाहर आंगन है, पीछे पूरा खुला पोर्शन है, कहीं भी सुखा लेती। कमरे में कौन गीले कपड़े सुखाता है? मैं वो क्या है ना मम्मी जी, ज़्यादातर लोग देश के कमरे में ही कपड़े सुखाते हैं। ये तो आप लोगों की किस्मत है कि आप लोगों को ईश्वर ने इतना धनी बनाया। ओह, ये क्या है माँ? सोता हूँ तो सर पर कच्छे सूखते हैं। माँ, इसकी शादी भले ही बंगले में हो गई हो, लेकिन इसकी मानसिकता तो अभी भी वही एक कमरे के मकान की है। ऐसे नहीं बोलते रोहन, तेरी बीवी है, तुझे पसंद आई थी तभी तो शादी हुई ना। पर रिन्नी पर रोहन की बात का कोई असर नहीं होता। वो तो आराम से अपने एक ही कमरे को पूरा ससुराल मान कर बैठी थी। अगले रोज, सासू माँ, ओ सासू माँ, मुझसे नहीं बनता आपकी किचन में खाना। अरे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे की दूरी इतनी है जितने में लोगों के मकान ही खत्म हो जाते हैं। मैं तो इतने बड़े किचन में खो ही जाऊं। हाँ तो खोती भी तो नहीं हो। अब किचन बड़ा है तो क्या इसमें भी हम लोगों की गलती है? क्या है रोहन बेटा, क्यों ऐसे बोलता रहता है? अरे इसकी बात तो सही है ना बहू। दरअसल पहले ना ये कमरा मेरे ससुर का था, हम लोग तो ऊपर रहते थे, लेकिन फिर उनके जाने के बाद इसे ही हम लोगों ने किचन बना लिया। हाँ देखिए, बोला था ना मैंने। अच्छा सासू माँ, मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों ना हम लोग घर में एक इलेक्ट्रिक साइकिल रख लें। वो क्या है ना, सब दूर दूर पड़ा रहता है ना, इसलिए। हाँ हाँ, रिक्शा ही चलवा देता है। तुम मुंबई वालों को क्या लगता है कि एक ही कमरे में पूरा जीवन है? क्या मुंबई वाले? अरे मुंबई में ही तो अंबानी का इतना बड़ा मकान है जो दिल्ली वालों ने तो कभी देखा भी ना होगा। क्या बहू? बहू तो बस मुंबई की बात सुनते ही खुश 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 हो जाती है। हाँ हाँ माँ जी, और क्या। फिर एक रोज, चलो रिन्नी, तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। कहीं क्या घुमाना, आप तो मुझे बस ड्राइंग रूम से किचन ही ले जाओ, इतने में मेरा घूमना हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। आज उससे थोड़ा और बड़ा चक्कर लगवा कर आता हूँ, छत दिखाता हूँ तुम्हें। रोहन रिन्नी को लेकर छत पर जाता है। हाय रे, इतनी बड़ी छत और पूरे दिल्ली के नज़ारे। रिन्नी को तो मानो चक्कर ही आ जाता है। यार, इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा कैसे होता होगा? तो नौकर किसके लिए? वो लगाते हैं ना झाड़ू पोछा। क्या माँ ने तुमको बुलाया क्या झाड़ू लगाने को? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बोला, पर फिर भी मैं क्या बोलती हूँ, क्या ज़रूरत है इतना फैल कर रहने की, जब गुजारा कम में भी हो जाता है तो। अरे क्यों करे कम में गुजारा, जब ऊपर वाले ने बांग्ला दिया है तो। हाँ। फिर एक रोज, सासू माँ अब एक बात बताइए, घर में चीनी नहीं है तो अब क्या करूँ? क्या ज़रूरत थी मेरी माँ को जो इतने बड़े बंगले में शादी कर दी। अब घर में चीनी नहीं है तो इससे बंगले में शादी का क्या लेना देना? हाँ बहू, ये लॉजिक तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। चीनी नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, बाजार से ले आओ। क्या फ्लैट वालों के घर कभी चीनी खत्म नहीं होती? होती है, चीनी खूब खत्म होती है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को तुरंत भाग कर जाना नहीं पड़ता। बस कटोरी उठाई और लंबा हाथ करके बगल वाले के घर से ले ली। यहाँ तो बगल वाले घर में जाने के लिए भी कार निकालनी पड़ेगी। माँ सुना जरा इसका लॉजिक। अरे क्या बगल वाले, हम लोगों के लिए ही राशन भरवा कर रखते हैं। तुम नहीं समझोगे, चीनी की कटोरी के साथ 4 घर की चुगली भी हो जाती है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि किसकी बहू की सास से नहीं पट रही, किसका पति शराब पीकर मारता है या फिर। बहू, यहाँ सब उल्टा है। सास बहू के साथ नहीं रहती और पति नहीं, बीवी शराब पीकर पति को मारती है। मजाक कर रही हूँ बहू। देखो, ये डिसेंट लोगों का एरिया है जहाँ घरों की अनबन को रास्ते में नहीं रख देते। माँ जी, हम लोगों के यहाँ ना पूरा मोहल्ला ही परिवार होता है।
पड़ोस के चाचा आपकी बेटी को स्कूल छोड़ आते हैं और बच्चे किसी भी घर में जाकर खाना खा लेते हैं। हर समस्या का समाधान किसी न किसी के पास होता ही है। माँ जी, छोटे मकान वालों के दिल ना बहुत बड़े होते हैं। सास को बहू की बात सच भी लगती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। माँ जी, आप एक काम करिए ना, आप आसपास के लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए ना, फिर देखिए। अरे नहीं नहीं माँ, रहने ही दे। पता नहीं कैसे कैसी बात करेगी ये। हम लोगों की इमेज है यहाँ। पागल है क्या मेरी बहू? बड़ा आया इमेज वाला। हाँ बहू, ज़रूर कल ही मैं एक पार्टी थ्रो करती हूँ बहू मिलन की, बस। अगले रोज़ मोहल्ले की बहुत सी हाई प्रोफाइल औरतें रिन्नी के घर आती है। सभी रिन्नी के हाथ की चाय, पकोड़े और दूसरी चीज़ें खाकर खुश हो जाते हैं। अरे ये झुनका भाखड़ किसने बनाया? दिल्ली आकर तो मैं इसे भूल ही गई थी। और ये वड़ा पाव खा कर देख, ऐसा तो कहीं नहीं मिलता यहाँ दिल्ली में। किसी को चाय अच्छी लगती है तो किसी को पकोड़ा। सभी बैठे होते हैं कि रिन्नी एक ऐसी बात छेड़ देती है जिससे सभी औरतें इमोशनल हो जाती हैं। टॉपिक होता है मायका। मेरा मायका तो इतना अच्छा था, पता ही नहीं चलता था कब मेरे नासिक में सुबह से शाम हो जाती थी। आसपास अपने लोग, परिवार, पता है हम लोगों की घर तो गाय भी थी। सही बात है, जब से इस घर में शादी होकर आए हैं दिखावे की ज़िंदगी दिखावे की हो गई है। ना कोई बात करने वाला, ना कोई सुनने वाला। सही बोल रही हो रिन्नी, तुमने तो दिल की बात कर दी बेटा। तुम पहले आ जाती तो मोहल्ला मोहल्ला बन जाता। हाँ, अब हम लोग ना कम से कम एक बार तो सारे दिन में मिलेंगे ही और एक दूसरे की बात भी सुनेंगे। मेरी बहू तो न जाने खुद को क्या ही समझती है। महंगे कपड़े, हर दिन पार्लर और ढेर सारी शॉपिंग करती है, मुझसे बात भी नहीं करती। तो आप ना घर का एक रूल बना लीजिए कि कोई सारा दिन कहीं भी रहे, रात का खाना कोई अपने कमरे में नहीं बल्कि एक साथ खाएगा। हाँ, ये सही है। कम से कम सारे दिन में एक बार तो सब साथ में होंगी। जीती रह रिन्नी बेटा। इसी तरह सब अपनी अपनी समस्या बता रहे थे और एक दूसरे को समाधान दे रहे थे। लग ही नहीं रहा कि हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं। अरे कभी किसी को किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं होती थी। वो तो आज यहाँ आ गए और इतनी मन की बातें कर ली। हाँ, पर फुर्सत नहीं, बोलो कि संकोच में रहते थे, वरना पिंजरे में तो सारी ही चिड़िया की तरह बंद थी। पूरे घर में नौकर चाकर काम करते और हम अकेले। लेकिन अब लग रहा है कि बहुत लोग हैं यहाँ, मेरे अपने। सब रिन्नी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मुझे तो पता ही नहीं था कि लोगों के घर में ये सब चल रहा है। माँ जी, मकान बड़ा हो या छोटा, घर के अंदर ना सबके साथ रहना ज़रूरी होता है। छोटे मकान में सब एक दूसरे के आंखों के सामने होते हैं। कम कमरे तो साथ रहना, बड़े घरों में तो सब अपने अपने कमरों में ही रहते हैं। हम पड़ोस की तो क्या ही बात करें, एक दूसरे को अच्छे से समझते ही नहीं। मेरे लिए तो मेरा फ्लैट ही मेरी दुनिया है। क्यों? बहू नहीं, एक काम वाली लाए हैं ये लोग, ये करो वो करो, 2 हाथ है मेरे, 10 नहीं है। कितनी खुश थी मैं मायके में। प्रिया की अभी नई नई शादी हुई थी और ससुराल उसे कुछ खास भा नहीं रहा था। रोज़ की तरह प्रिया रसोई में काम कर रही होती है, तभी सीमा प्रिया को आवाज़ लगाती हुए कहती है, अरे बहू चाय पिलाएगी कि बाहर से पी आऊं? काश कह पाती कि बाहर से पी आओ मम्मी जी, पर कह भी तो नहीं सकती। गलती हो गई मेरी, जो मम्मी की बात मानकर करण को हाँ कर दिया था, वरना उस सौरव से शादी हुई होती तो नौकर चाकर आगे पीछे घूमते मेरे। अरे बहू चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? लो मम्मी जी, आ गई मैं। लगता है आज गले से खून निकाल कर ही मानेंगी आप। लीजिए आपकी चाय और गुस्सा शांत कीजिए, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। तेरी सास किसी के लिए अपना एक बूंद पसीना ना खर्च करे बहू। ऐसे चिल्लाने से इसे तो ताकत मिलती है, इससे कुछ नहीं होगा, हम जरूर बहरे हो जाएंगे। अरे चुप करो जी, पहले तो तुम्हें यही बोली मीठी कोयल की कोक लगती थी और आज इसी आवाज से बहरे हो रहे हो तुम।
मैं ही काम आऊंगी और कोई काम नहीं आएगा, समझे? पापा जी तो मजाक कर रहे थे मम्मी जी, है ना पापा जी? देख मेरी बहू कितनी समझदार है, ये समझ गई पर तू नहीं समझी। तभी अपने कमरे से चेहरे पर फेस मास्क लगाए पायल वहाँ आती है। ये अच्छा किया पायल बेटी, चेहरे की जितनी केयर करेगी उतना ही अच्छा है। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, चेहरा जितना खिला खिला दिखे उतना अच्छा। हाश जान छूटे, जल्द से जल्द पायल की शादी हो जाए और मेरा काम कम हो। कुछ देर बाद पायल अपना फेस मास्क उतार कर आती है। उसे देखकर सीमा चीख पड़ती है। अरे ये चेहरे का क्या किया तूने पायल? पूरा चेहरा जल गया है तेरा। लड़के वाले तुझे ऐसा देखेंगे तो ना कर देंगे। अरे बहू देख ना। रसोई से भागती हुई प्रिया वहाँ आती है और पायल का चेहरा देखकर घबरा जाती है। ये क्या हो गया? ऐसे तो रिश्ता कट जाएगा दीदी। हे भगवान, मैं अभी चंदन का पेस्ट लगाकर पायल दीदी के चेहरे पर लगाती हूँ। टेंशन मत लीजिए, ये ना वो फेस पैक की एलर्जी होगी। मम्मी जी सब ठीक हो जाएगा। प्रिया रसोई में जाकर अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? खाक ठीक है मम्मी, ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा मुझसे और नहीं होता। तुमने तो कहा था ना कि ननद का क्या है बेटा, 1 महीने में अपने घर चली जाएगी। अरे पूरे 6 महीने होने को आए शादी को, और ये तो मेरी छाती पर मूंग तल रही है। कभी पायल के लिए ये करो, कभी वो करो। अपना सारा मेकअप इसे देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो, पर ये बेवकूफ़ अपना चेहरा जलाकर बैठ गई है। वो चंदन का पेस्ट कैसे बनाते हैं, बताना जल्दी। हाय मेरी फूल सी बच्ची, कितना काम करती है। ये तेरे पापा की बात सुनकर ना मैंने गलती कर दी। उन्होंने कहा था इकलौता बेटा है, बेटी की भी शादी की बात चल रही है, प्रिया बड़े चैन से रहेगी। इससे अच्छा तो वो सौरव था। तेरे पापा ना किसी काम के नहीं। चल तू लेप बनाने की रेसिपी लिख और इस बार अपनी ननद की शादी करवा ही देना। हाँ मम्मी, ऐसा मिश्रण बताओ कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की पायल ही लगे। तभी वहाँ सीमा आ जाती है और प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कितना प्यार करती है तू पायल से, भगवान सबको तुझ जैसी भाभी दे। प्रिया के लिप से पायल का चेहरा ठीक हो जाता है। अगली सुबह 4 बजे उठकर ही प्रिया खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। अरे भोला भैया, पर्दों को चेंज कर दीजिए और सोफ़ा कवर भी, कुछ भी पुराना नहीं लगना चाहिए। हाँ भाभी। प्रिया की आवाज़ सुनकर सभी जाग जाते हैं। ये सुबह सुबह तुमने भोला भैया को क्यों बुला लिया? आज मेरे इकलौती ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हेल्पर चाहिए था तो भोला भैया को बुला लिया। और आज भोला भैया मेरा रसोई में हाथ बटाएंगी, दुकान तुम्हें आज अकेले ही संभालनी पड़ेगी। बड़ा लकी हूँ मैं जो तुम इस घर में आई। हाँ भैया, भाभी ना मेरी बड़ी फिक्र करती है। अरे पायल, तुम क्यों उठ गई? 8 घंटे की नींद नहीं हुई तो डार्क सर्कल आ जाएंगे तुम्हें। जाओ रेस्ट करो। आप सभी भी सो जाइए, मैं सब देख लूँगी। प्रिया सारी तैयारियां अच्छे से कर देती है। दोपहर के खाने के वक्त लड़के वाले आते हैं। जाओ बेटा, मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आओ। पायल रसोई में जाकर प्रिया का बनाया खाना बाहर टेबल पर रख देती है। सब कुछ पायल दीदी ने बनाया है अपने हाथों से। सुबह 4 बजे से काम कर रही हैं बेचारी। ये सोफ़ा, पर्दे सब हैंड स्टिच्ड है। बड़ी टैलेंटेड है पायल दीदी। वाह, खाना तो बड़ा लजीज है। और पर्दे तो मार्केट के लगते हैं, क्या फिनिशिंग है। लगेंगी ही, मार्केट की तो है। और बताओ पायल, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, क्या सोच है तुम्हारी? पायल नज़र झुकाती है और अपने हाथ पर लेके आंसर्स को पढ़ना शुरू करती है। मुझे वो हर चीज़ पसंद है जो मेरे मायके वालों को पसंद है, और जो इन्हें ना पसंद हो वो मुझे नहीं पसंद। और शादी के बाद मेरी पसंद वही होगी जो मेरे ससुराल वालों की पसंद होगी। वाह, क्या संस्कार है। पायल के जवाब सुनकर सीमा हक्की बक्की रह जाती है और फुसफुसाते हुए रमेश से कहती है, ये इसे इतना अच्छा बोलना कहाँ से आ गया? अरे भाग्यवान, सारे सवालों के जवाब प्रिया ने उसकी हथेली पर पहले ही लिख दिए थे। तुम्हारी बेटी ने बस उसे देखा और चप्पर चप्पर बोल दिया। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है।
हम तो कुंडली मिलाना, मुहूर्त ये सब नहीं देखते, पर आप लोग अपने पंडित को दिखवा लीजिए और मुहूर्त पक्का करके हमें बता दीजिए, ताकि हम भी तैयारियां शुरू कर सके। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार। जल्दी से जाकर ये न्यूज़ मम्मी को देती हूँ। प्रिया अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है। मम्मी, मम्मी रिश्ता पक्का हो गया। बड़ी संतुष्टि मिली आज। बस तेरी ननद एक बार विदा हो जाए, फिर क्या सब तेरी मुट्ठी में। भोला भैया को जो बुलाया है, कोशिश करना कि वो जाए ही ना। पायल का बहाना बनाकर उसे घर पर ही रख। पायल की शादी के बाद फिर उन्हीं को परमानेंट रख लेना। मेरी सास इतनी भोली नहीं है मम्मी, वो तो भोला भैया को निकाल ही देगी। तब तेरे पास बोलने को रहेगा ना कि पायल दीदी के काम के वक्त नौकर रह सकता, तो मेरे लिए क्यों नहीं। तू ज़्यादा सोच मत, जल्दी से अपनी ननद की शादी की तैयारियों में लग जा। प्रिया पंडित जी को फ़ोन मिलाती है। अभी से 8 महीने तक तो कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है बेटा। पंडित जी, इस महीने की आखिरी तारीख का एक मुहूर्त आप मेरे घर वालों को बता दीजिए, ताकि आपके खर्चे का ध्यान मैं रखूंगी। अब तो ठीक है ना? और वही होता है। प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो एक पैर पर पूरा काम संभाल लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी अपनी बहन की शादी हो। अपनी ननद की शादी के लिए इतना मेहनत करता किसी भाभी को पहली बार देखा है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद वो दिन आ ही जाता है जिसका प्रिया को बेसब्री से इंतज़ार था। प्रिया शहर की बेस्ट ब्यूटिशियन को बुलाकर पायल का मेकअप करवाती है। मुझे तो लगा ही नहीं कि पायल मेरी बेटी है। सब तूने ही संभाल लिया बहू। पायल कितने ही घंटे और है इस घर में मम्मी जी, पराया धन है, चली जाएगी। वैसे भी ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तभी तैयार होकर पायल आकर कहती है, भाभी मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या? पायल की बात सुनकर प्रिया बेहोश हो जाती है। हाय बेचारी प्रिया, क्या कुछ नहीं किया उसने अपनी ननद को विदा करने के लिए, पर उसकी ननद तो ऐसे दुल्हन बनी कि ब्याही नहीं, और प्रिया की ससुराल की पहली शादी अधूरी ही रह गई। अरे विनोद, तूने हलवाई को सारा सामान तो दे दिया है ना। अक्षय की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर सबसे छोटा भाई है तुम सबका। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मंगल बेटा, तूने तो कहा था कि फूल का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ तो फूल पहुँचे ही नहीं। अब क्या बहू की विदाई के बाद फूल आएंगे? माँ, मैंने अभी बात की है फूल वाले से, वो रास्ते में ही है। आप किशोर भैया से क्यों नहीं कहती कुछ करने को? किशोर पहले ही मेरे बताए काम कर रहा है। पास के सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को कार्ड वही तो देकर आया था। रिसेप्शन के लिए हॉल भी उसी ने बुक किया था। टेंट कुर्सी वालों को भी तो वही देख रहा है। पर कई मोहल्ले वाले तो हमारे भरे पूरे परिवार से जलते भी है, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा, शादी ब्याह में तो बुलाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। दादी दादी देखो ना, हलवाई अंकल हमें लड्डू नहीं दे रहे, आप इनको डांटो ना। अरे चैन सुख दे देना बच्चों को लड्डू, क्यों तंग कर रहा है इन्हें? बीबी जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन लड्डू बनते ही ये बच्चे उठा उठा कर खा लेते हैं। अरे मैं तो इन्हें थाल में रख के परोस भी नहीं पा रहा। भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। भागो भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज इस घर के सबसे छोटे बेटे अक्षय की शादी है। घर में बहुत चहल पहल है। कुलभूषण की बीवी कमला को फुर्सत ही नहीं है कामों से, लेकिन कुलभूषण और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आइए देखते हैं। अजी, आप यहाँ आराम से बैठकर गाने सुन रहे हो और घर में अभी तक इतने काम बचे हैं करने को। अरे भाई, मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, इसके बाद तो मैं अब चिंता मुक्त हो ही जाऊंगा। और फिर घर में तुम हो, बेटे बहुएं हैं, तुम लोगों के होते हुए मैं क्यों काम करूं?
मैं तो शान से बेटे की शादी में जाऊंगा तैयार होकर। अरे ठीक है, अब आप आराम ही कीजिए। एक बार अभिषेक की बीवी आ जाए फिर मैं भी आराम करूंगी और मेरी चारों बहुएं पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगी। इतना कहकर कमला वापस अपने काम में लग जाती है। बेटा भी तू अब तक तैयार नहीं हुआ? किससे बात कर रहा है फोन पर? तैयार कैसे हूँ? सैलून जाने से तो आपने मना किया है क्योंकि मुझे हल्दी लग चुकी है। भाभीयों को देखो सुबह से पार्लर में है। अक्षय की शादी हो जाती है और नंदिता बहू बनकर घर आ जाती है, लेकिन इस घर की खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई थी। नंदिता के आने के बाद आए दिन घर की शांति भंग होती रहती। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी को इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियां कहाँ संभालनी थी। अभी देखो ना, मेरे हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी है और तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। मैंने सोचा था कि घर की सबसे छोटी बहू होने के कारण मुझे सब पलकों पर बिठा के रखेंगे, पर यहाँ तो पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देखो नंदू, शादी के पहले ही मेरे घर वालों ने तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो फिर अब ये शिकायत क्यों? और फिर तुमसे पहले मेरी भाभी भी तो आई थी शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। नंदिता तब तो चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता। अरे नंदिता, माँ बाबूजी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवाई दे आओ और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना देना। पर भाभी, मैं तो अभी अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ, प्लीज मेरी जगह आप कर लो ना ये काम। ठीक है, मैं तेरी जगह माँ बाबूजी को दवाई दे आती हूँ और नाश्ता बना लेती हूँ। तू मेरी जगह पूरे घर की डस्टिंग करके 5 बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेज देना और दोपहर का खाना बनाने के बाद कपड़े धोकर सुखा देना। उसके बाद हम दोनों मिलकर बाजार जाकर सब्जी ले आएंगे, फिर डिनर की तैयारी कर लेंगे और उसके बाद बस भाभी, मैं माँ बाबूजी को दवाई देकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। मेरे घर में तो गिनती की 8 रोटियां और 2 सब्जी बनती थी और नाश्ता निपट जाता था। यहाँ तो रोटियों का ढेर और सब्जियां बड़े बड़े पतीलों में बनानी पड़ती है। नाश्ता बनते बनते लंच का टाइम हो जाता है और लंच बनते बनते डिनर का। अभी मुझ में तुम्हारे पूरे परिवार का नखरा उठाने की और ताकत नहीं बची। मैं ऐसे नहीं रह सकती। अरे तो क्या चाहती हो तुम? मुझे अलग रहना है बस। तो ठीक है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे किराए के घर में। इतना बड़ा घर होते हुए हम किराए पे क्यों रहेंगे? ना जी ना, घर में ही दीवार खड़ी करो अपने हिस्से के आगे। घर के साथ साथ घर की खुशियों में भी दीवार खींच जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और नंदिता माँ बन जाती है। बच्चे के आने से अभिषेक के कंधों पर खर्चों का बोझ आ पड़ता है। अभिषेक का बोझ कम करने के लिए नंदिता भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है, लेकिन इससे उसके सर पर नौकरी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नंदिता, ये क्या है? तुमने घर भी ठीक से साफ नहीं किया, ना ही मेरे कपड़े धुले हैं। चिंटू के बाल भी कटवाने जाना था, देखो उसके बाल कितने बढ़ गए हैं। अरे करती क्या हो पूरा दिन तुम? मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा नाश्ता और लंच बनाने के बाद चिंटू को डे केयर सेंटर पर छोड़कर आती हूँ, फिर खुद ऑफिस जाती हूँ। पूरा दिन काम करके आने के बाद बिना आराम किए बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ, घर आकर खाना बनाती हूँ, चिंटू को देखती हूँ और क्या करूँ मैं? तो किसने कहा था अपने सर पर इतने काम लेने को? मत जाओ ऑफिस। ऑफिस जाए बिना घर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? चिंटू की डे केयर का खर्च, उसके लिए बेबी फूड का खर्च, प्रेस वाले का खर्च, ये सब तुम्हारी सैलरी से होता नहीं है। अगर परिवार से अलग नहीं होती तो इतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती तुम्हें परिवार के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत थी, लेकिन काम तो अब भी बहुत है तुम्हारे सर पर। चिंटू को भी डे केयर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको गोद में खिलाने के लिए दादा दादी और घर के सभी बड़े होते, उसके साथ खेलने के लिए उसके भाई बहन भी होते। मेरे 3 बड़े भाइयों के बच्चे भी बड़े हुए हैं, लेकिन बिना महंगा बेबी फूड खाए, क्योंकि मेरी माँ और भाभियाँ बहुत अच्छे से जानती है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। बिजली के बिल जैसे खर्चे भी सब मिलकर बांट लेते थे,
लेकिन तुम्हें तो सबसे अलग रहने में ही मजा आता है, तो अब शिकायत क्यों करती हो? बस करो अभिषेक, बस करो। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। मेरे एक गलत फैसले ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया है सबसे। एक घर में होते हुए भी हम बाकी परिवार से अजनबियों की तरह रह रहे हैं। अभिषेक और नंदिता की सारी बातें घर के बाकी लोगों को सुनाई दे रही थी। तभी कमला बोल पड़ती है। अरे नंदिता बहू, किसने कहा कि तुम अकेले हो? तुम्हारा इतना भरा पूरा परिवार है ना तुम्हारे साथ। हम तो बस ये चाहते थे कि तुम अपनी गलती समझ जाओ। अगर हम तुम्हें समझाते तो शायद तुम ना समझती, लेकिन अपनी गलती का एहसास तुम्हें खुद हो गया है। तो अब तुम समझ चुकी हो परिवार में एक साथ रहने का मोल क्या होता है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अरे माफी बाद में, पहले मेरा पोता जरा मेरी गोद में तो दे, और तू जाकर सबके लिए चाय बना ला।